विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को दिया दो टूक जवाब। कहा, आतंक के पीड़ित और साजिशकर्ता एक साथ बैठकर नहीं कर सकते बातचीत। चीन के साथ संबंधों पर कहा, जब तक सीमा पर शांति नहीं होगी स्थापित, संबंध नहीं हो सकते सामान्य। पीएम मोदी ने कर्नाटक के बेल्लारी में हुई जनसभा के दौरान द केरल स्टोरी का किया जिक्र। कहा, एक राज्य में आतंकवादियों की नीति पर आधारित है फिल्म। भाजपा को हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ कठोर रहने वाला बताया। कहा, जब भी आतंकवाद पर कार्रवाई होती है कांग्रेस के पेट में होने लगता है दर्द। एनसीपी अध्यक्ष का पद छोड़ने की घोषणा करने वाले शरद पवार अपने फैसले से पलटे। कहा, जनमानस में तीव्र भावना को देखते हुए लिया फैसला। एनसीपी की कोर समिति ने शरद पवार के इस्तीफे को किया था नामंजूर। पार्टी का अध्यक्ष बने रहने का किया था अनुरोध। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 जवान हुए शहीद। आतंकवादियों ने विस्फोटक उपकरण से किया था हमला। मुठभेड़ स्थल पर अतिरिक्त दलों को भेजा गया। आतंकवादियों के भी हताहत होने की संभावना। और ताशकंद में चल रहे पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी। 57 किलो भार वर्ग में मोहम्मद हुसामुद्दीन ने अंतिम 32 के मुकाबले में चीन के लू पिंग को आसानी से 5-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आज गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्री स्तर की बैठक हुई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ के संदर्भ में सबको साथ लेकर विकास और शांति को बढ़ावा देने की भारत की सोच को सामने रखते हुए आतंकवाद का मुद्दा मुखरता से उठाया। साथ ही अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाए जाने की मांग रखते हुए भारत द्वारा अपनी अध्यक्षता में सभी देशों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए उठाई गई पहल का भी जिक्र किया। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के विदेश मंत्री स्तर की बैठक में डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसकी जमकर खिंचाई की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे पर कड़ा बयान दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया एक तरफ कोविड से लड़ रही थी और दूसरी तरफ आतंकवाद का खतरा बेरोक-टोक जारी था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गोवा में एससीओ विदेश मंत्री शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन सदस्यों को याद दिलाया कि आतंकवाद का मुकाबला करना एससीओ के मूल उद्देश्यों में से एक है। While the world was engaged in facing COVID and its consequences, the menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के संरक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। The unfolding situation in Afghanistan remains at the center of our attention. Our efforts should be directed towards the welfare of the Afghan people. Our immediate priorities include providing humanitarian assistance, ensuring a truly inclusive and representative government, combating terrorism and drug trafficking, and preserving the rights of women, children, and minorities. विदेश मंत्री ने कहा कि भारत एससीओ में बहुमुखी सहयोग के जरिए विकास और शांति स्थिरता को बढ़ावा देने को बहुत महत्व देता है। उन्होंने आगे कहा कि एससीओ अध्यक्ष के रूप में भारत ने 14 से अधिक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एससीओ पर्यवेक्षकों और संवाद भागीदारों को भाग लेने के लिए आमंत्रित कर उनके साथ जुड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि वे एससीओ को तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को बनाने के लिए भारत की लंबे समय से चली आ रही मांग के लिए सदस्य देशों का समर्थन चाहते हैं। इससे अंग्रेजी बोलने वाले सदस्य देशों के साथ गठजोड़ मजबूत होगा।
SCO is in its third decade of existence, and this is an opportune time for its reform and modernization to keep the organization relevant in a rapidly transforming world. I am pleased to note that the discussions on the issues of reform and modernization of the organization have already commenced. I assure you that India will extend its constructive and active support for this process. I also seek the support of member states for the long-standing demand of India to make English as the third official language of the organization. This will enable a deeper engagement with English-speaking member states. इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गोवा में एससीओ विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों का स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गोवा में एससीओ विदेश मंत्रियों को परिषद की बैठक के लिए चीनी विदेश मंत्री चिनगांग, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रियों का स्वागत किया। ब्यूरो इनपुट के साथ मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने पाकिस्तान के मुद्दे पर कहा कि एससीओ सदस्य देश के विदेश मंत्री के तौर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ बाकी सदस्य देशों के विदेश मंत्री की तरह ही व्यवहार किया गया, लेकिन आतंकवाद के प्रमोटर, प्रोटेक्टर और आतंकवाद उद्योग के प्रवक्ता के तौर पर पाकिस्तान की पोजीशन को काउंटर किया गया। Victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, I mean, they are committing acts of terrorism. And, you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. So I think, I mean, let's be very, very clear on this. You know, on this matter, the terrorism matter, I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. और वही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को भी दो टूक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं हैं और जब तक क्षेत्र में शांति बहाल नहीं होती तो रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। We have to take the disengagement process forward, and I have made it very clear, frankly, publicly as well, and you know, what I say within the room is not different from what I say outside, which is that India-China relations are not normal and cannot be normal if the peace and tranquility in the border areas is disturbed. I've been very, very clear about it. I've been very consistent about it, and I have not changed my position at this meeting either. और वहीं कर्नाटक के चुनाव प्रचार में आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को अपने निशाने पर रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की हालत अब इतनी बुरी है कि उनके पैर कांप रहे हैं। न केवल बजरंग दल पर बैन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को घेरा, बल्कि आतंकवाद के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने द केरल स्टोरी फिल्म का हवाला देते हुए कांग्रेस पर आतंकी प्रवृत्ति वालों से पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी का आरोप लगाया। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादे को लेकर पीएम मोदी लगातार हमलावर हैं। उन्होंने शुक्रवार को बेल्लारी में एक जनसभा में कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ढेर सारे झूठे वायदे हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र मतलब तालाबंदी और तुष्टीकरण का बंडल है। अब तो कांग्रेस की हालत इतनी बुरी है कि उनके पैर तक कांप रहे हैं और इसलिए कांग्रेस को मेरे जय बजरंगबली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है? कांग्रेस के घोषणा पत्र में ढेर सारे झूठे वायदे। कांग्रेस का घोषणा पत्र मतलब तालाबंदी और तुष्टीकरण का बंडल है। और अब तो कांग्रेस की हालत इतनी बुरी है
इतनी बुरी है, उनके पैर कांप रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस को मेरे जय बजरंगबली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं ये देखकर हैरान हूं कि अपनी वोट बैंक के खातिर कांग्रेस ने आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए हैं। मैं ये देखकर हैरान हूं कि अपनी वोट बैंक की खातिर कांग्रेस ने आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए हैं। ऐसी पार्टी क्या कभी भी कर्नाटका की रक्षा कर सकती है? आतंक के माहौल में यहां के उद्योग, यहां की आईटी इंडस्ट्री, यहां की खेती किसानी, यहां की गौरवमयी संस्कृति, सब कुछ तबाह हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी आतंकवाद पर कार्रवाई होती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सबसे प्रमुख आवश्यकता है। कर्नाटका का आतंकवाद से मुक्त रहना भी उतना ही जरूरी है। बीजेपी हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ कठोर रही है, लेकिन जब भी आतंकवाद पर कार्रवाई होती है, कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी साजिश पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी का भी अपने भाषण में उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा इस फिल्म ने किया है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर न केवल इस सिनेमा के विरोध का आरोप लगाया, बल्कि ये भी कहा कि ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। बीते कुछ वर्षों में आतंक का एक और स्वरूप, भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शुक्रवार को दूसरी चुनावी सभा तुमकुरू में की। चुनाव प्रचार के लिए तुमकुरू पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत किया गया। जनसभा स्थल तक पहुंचने के रास्ते में सड़क के दोनों किनारों पर जबरदस्त नारे लगाते लोगों की भीड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूल बरसाकर अभिवादन किया। लोगों के इस जबरदस्त उत्साह से अभिभूत दिखे प्रधानमंत्री मोदी ने भी अगली सीट से बाहर निकलकर सड़क के दोनों किनारों पर खड़ी अपार जनसमूह का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। तुमकुरू में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांग्रेस की कथित तुष्टीकरण की राजनीति पर प्रहार जारी रहा। कांग्रेस तुष्टीकरण की गुलाम हो चुकी है। कांग्रेस अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स की गुलाम हो चुकी है। ऐसी कांग्रेस कर्नाटका का कभी भी
भला नहीं कर सकती। ऐसी कांग्रेस कभी भी कर्नाटका का विकास नहीं कर सकती। कर्नाटका और यहां के लोग कांग्रेस और जेडीएस का खेल समझ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में लगातार भाजपा के लिए जनसभाओं और रोड शो के जरिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब जबकि कर्नाटक में चुनाव प्रचार अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है, पीएम मोदी बेंगलुरु में मेगा रोड शो के जरिए शनिवार और रविवार को पार्टी के पक्ष में मतदाताओं से आशीर्वाद मांगेंगे। इस रोड शो को 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा, जो बेंगलुरु की 19 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। तुमकुरू से आशा खानम के साथ बेल्लारी से नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। एक तरफ जहां भाजपा अपने तमाम स्टार प्रचारकों के साथ मैदान में है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस, जेडीएस और तमाम छोटे छोटे दल भी चुनावी मैदान में है। कर्नाटक में सभी राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जोरों पर है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रायचूर में रोड शो किया और कर्नाटक के कोप्पल्ला में एक जनसभा की। जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि 9 साल पहले भारत भ्रष्टाचार के नाम से पहचाने जाने वाला था। घुटने टेक कर चलने वाला भारत कांग्रेस के राज में बना। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, भारत का सिक्का दुनिया में जमने लगा है। 9 साल पहले भारत को याद करो। 9 years बिफोर कैसा भारत था? भ्रष्टाचार के नाम से जाने जाने वाला भारत था। कैसा भारत था? फैसले नहीं लेने वाला भारत था। कैसा भारत था? घुटने टेक करके चलने वाला भारत था। और जब आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तो दुनिया में सिक्का जमाने वाला भारत बन गया। इस बात को भी समझना चाहिए। वहीं बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पत्रकार वार्ता कर केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार दोबारा बनती है तो राज्य में शहरी गरीब परिवारों के लिए 5 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। As you know, Prime Minister Modi's promise of ensuring that every poor family has a roof over its head is a promise that is also reflected in the manifesto for the state of Karnataka. I am happy to share that the Bharatiya Janata Party has promised an expansion of the housing scheme wherein 5 lakh houses for the urban poor will be constructed. दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अरसीकेरे में रोड शो किया। शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण करना जानती है। हिमंता ने कहा, कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि उनकी सरकार बनेगी तो वे दोबारा मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देंगे। शर्मा ने पूछा कि क्या हिंदू, जैन, ईसाई और बौद्ध धर्म को मानने वालों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? जो कांग्रेस पार्टी है ये तुष्टीकरण के सिवा और कोई राजनीति नहीं जानते हैं। हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय अंबेडकर जी ने बोला था कि हमारा जो भी रिजर्वेशन होगा ये कम्युनिटी को मिलेगा, धर्म का आधार में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन कांग्रेस सरकार ने क्या किया था कि हमारे भारत में रिजर्वेशन मुसलमान को कर्नाटक में 4% रिजर्वेशन दिया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने वही रिजर्वेशन को काट के 2% लिंगायत और भोकालिका समाज में बांट चुका है। वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मैसूरू में रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ कन्नड़ फिल्म स्टार विजय भी मौजूद थे। रोड शो में कांग्रेस कार्यकर्ता एक विशाल माला को क्रेन पर लटकाकर सिद्धारमैया का स्वागत करने पहुंचे थे।
सिद्धारमैया ने जनता से कांग्रेस के समर्थन में वोट करने की अपील की। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने येदरामी में रैली को संबोधित किया। उन्होंने काले धन के मुद्दे पर जनता से सवाल किया और पूछा कि क्या देश में काला धन लौटा है। भाइयों, हर एक को 15-15 लाख रुपए में बाहर से काला धन ला कर दूंगा। मिला आपको? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कर्नाटक चुनाव में अपने पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार में उतर आए हैं। आज अफजलपुर में सपा उम्मीदवार आर.डी. पटेल के समर्थन में अखिलेश ने चुनावी प्रचार किया। अखिलेश 3 दिन के कर्नाटक दौरे पर हैं। ऐसे में जैसे जैसे मतदान की घड़ी नजदीक आ रही है, कर्नाटक में राजनीतिक दलों और उनके प्रमुख नेताओं की गतिविधि भी बढ़ गई है। कर्नाटक में चुनावी प्रचार 7 मई को समाप्त हो रहा है, लिहाजा बचे हुए चंद दिनों में सियासी घमासान और तेज होने के पूरे आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भगवान आंजनेय यानी बजरंगबली की पूरी सनातन हिंदू धर्म में जबरदस्त आस्था है। कर्नाटक में खास तौर पर हनुमान जी की महत्ता है। यही वजह है कि बड़े जोर शोर से बजरंग दल पर बैन की घोषणा करने वाली कांग्रेस इस मुद्दे पर बैकफुट पर चली गई है। सियासी गोलबंदी का ये पासा कांग्रेस पर उल्टा पड़ता दिख रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे सांस्कृतिक संगठन इस मुद्दे पर कांग्रेस को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही, न ही इसको लेकर उनका आक्रोश कम होता दिख रहा है। विश्व हिंदू परिषद कर्नाटक के गांव-गांव, कस्बे-कस्बे तक हनुमान चालीसा के पारायण का आयोजन कर रही है। ऐसे ही एक आयोजन का जायजा लिया हमारे सहयोगी नीरज सिंह ने। कर्नाटक चुनाव में अब हनुमान जी ने अपनी एंट्री कर दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी जहां हनुमान जी के नाम से पीछे हटती हुई प्रतीत हो रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अब हनुमान जी के नाम को लेकर कर्नाटक के चुनावों में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ने जब अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगाने की बात की। उसके बाद पूरे कर्नाटक में कह सकते हैं कि राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई और बजरंग दल ने भी अब चुनावों में एक तरीके से अपनी एंट्री कर दी। आज बजरंग दल पूरे कर्नाटक के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करके कांग्रेस पार्टी को ये मैसेज दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने उन पर जो बैन लगाने की बात की है वो गलत है। और यही कारण है कि अब बजरंग दल का ये कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगे और हमारी तुलना पीएफआई जैसे संगठनों से की है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। हनुमान चालीसा का जो पाठ कर रहे हैं जगह जगह पे, अब क्या पूरे कर्नाटक के हर घर में ये हनुमान चालीसा का पाठ पहुंचाएंगे आप लोग? घर घर में भी कर रहे हैं। वो सब लोग मिलकर एक समाज का क्या विरोध किया ना, वो डीके शिव कुमार बजरंग दल को बैन करने के लिए ये सोच रहा है ना, इसको विरोध करने के लिए वो बजरंग दल कार्यकर्ता लोग को हिंदू संगठन प्रमुख लोग और देवस्थान में हनुमान चालीस का 2 दिन से पठन कर रहा है। ये क्या बात किया ना, वो बात का वो हिंदू पर संगठन बहुत धिक्कार दे रहा है। उनका क्या एक समाज के लिए वोट बैंक के लिए ऐसा बात किया, वो हिंदू पर संगठन बहुत धिक्कार कर रहा हूं। उनका क्या बात किया ना, वो वापस लेना, उन्हें क्षमा पूछना। उतना तक मैं हनुमान चालीस पठन करता रहते, मैं वोट भी उनका विरोध के लिए प्रचार भी मैं करता रहते। तो ये मतलब आप जब तक क्षमा नहीं मांगेंगे तब तक आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे? हाँ, जब तक डीकेसी हम हमारे हिंदू संगठन के ऊपर जो कुछ भी क्षमापणा नहीं करेंगे ना, तब तक हर घर को जाकर कांग्रेस विरोध करते ही रहेंगे हम लोग। और हाँ, हर दिन हनुमान चालीसा पाठ करते रहेंगे। पाठ क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये हमारे ऊपर विरोध किया गया है। ये कांग्रेस पक्ष के डीके शिव कुमार जी, कर्नाटक के जो केपीसीसी अध्यक्ष के जो है, वो हमारे ऊपर हिंदू संगठन के लिए बजरंग दल को विरोध करने के लिए विरोध किया गया है। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, ये बजरंग दल जो कोई पैसे का किराए का नहीं है, ये जो देशभक्ति का है, ये बजरंग दल जो भी है ये हिंदू संगठन के परिवार ही है। आपने देखा कि जो बजरंग दल के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो में जिक्र किया बजरंग दल का, तो क्या ये उसी के विरोध में हनुमान चालीसा है? ये कर्नाटक का कांग्रेस पार्टी वाला बजरंग दल का बारे में बजरंग दल को बैन करते बोल के एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट के बाद से हमारा कर्नाटक में कितना हिंदू है
वो हिंदू संगठन है, वो सब टेम्पल में हनुमान चालीसा ये कर रहे हैं। हमें क्या बोल सकते हैं, ये देशद्रोही कांग्रेस ये बोलते रहते, आरएसएस बैन करते, बजरंग दल बैन करते, विश्व परिषद बैन करते, ये सब बोलते रहते। इसलिए ये कांग्रेस वालों को ये बार कर्नाटक में किधर भी जीने का नहीं रहना, अब कांग्रेस मुक्त कर्नाटक हमें करने के लिए रेडी हुए हैं। ये आपने देखा कांग्रेस मुक्त कर्नाटक की बात करें, और कुछ महिलाएं भी अगर आप देखें कि वहाँ जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो कर रही हैं। यहाँ पे ये हनुमान चालीसा का पाठ किस लिए कर रहे हैं आप लोग? और विश्व हिंदू परिषद के थ्रू हम लोग चालीसा का पाठ कर रहे हैं आज। आप ये बताइए कि यहाँ पर आप पहुंचे हैं, कांग्रेस पार्टी बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कर रही है, आप यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्या ये पूरे कर्नाटक में अब हनुमान चालीसा का पाठ होगा? होएगा, पूरा कर्नाटक में ये हनुमान चालीसा का पारायण होएगा। बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और ये मैसेज दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने का जो मुद्दा उठाया है, बजरंग दल अब पीछे नहीं रहेगा और कर्नाटक के हर घर में हनुमान चालीसा का पाठ पहुंचाएगा, ताकि कांग्रेस पार्टी को ये मैसेज दे सके कि उन्होंने जो किया और जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कैमरामैन भीम के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, बेल्लारी। और वहीं शुक्रवार को एक बार फिर चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक की धरती पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 2 दिन भी मेगा रोड शो के जरिए कर्नाटक के मतदाताओं से संवाद करेंगे। शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक प्रधानमंत्री मोदी के बेंगलुरु के दक्षिण और मध्य इलाके में रोड शो के जरिए भाजपा के चुनाव प्रचार का समापन करेंगे। 2 दिनों के इस रोड शो में प्रधानमंत्री का काफिला 19 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के इस रोड शो को लेकर खासा उत्साहित है और माना जा रहा है कि रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ जमा होगी। भाजपा पीएम के रोड शो को लेकर कैसी तैयारी कर रही है और क्या है इसका पूरा प्लान, हमारी सहयोगी आयशा खानम ने भाजपा की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे से खास बातचीत की। देखिए। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का विशाल रोड शो है और इस रोड शो को एक मेगा रोड शो बनाने के लिए बीजेपी पूरी तैयारियां कर चुकी है। मेरे साथ हैं केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे। मैम ये बताइए कि कितना बड़ा है ये रोड शो, क्योंकि सबकी नज़र इस रोड शो पर रहेगी और ये लगभग कैंपेन का आखिरी मोड़ रहेगा ना। पहला दिन का रोड शो 6 तारीख 10 बजे शुरू हो जाएगा। इसी में 10 किलोमीटर मोदी जी ये रोड शो में भाग लेने वाले हैं। दूसरे दिन 7 तारीख को 10 बजे शुरू करेंगे। इसी में 26 किलोमीटर्स मोदी जी रोड शो में भाग लेंगे। दोनों दिन मिलके 10 लाख के ऊपर लोगों ने इसी में भाग लेंगे। ऐसा एक माहौल बनाया है, एक उत्साह का माहौल बेंगलुरु में बना है। नम्मा बेंगलुरु नम्मा हेम्मे, आवर बेंगलुरु इज आवर प्राइड, दैट इज द घोष वाक्य ऑफ रोड शो। सीटों पर आपको लगता है कि इसका फायदा पहुंचेगा? इसी में ना पूरा कर्नाटक में इसका असर पड़ेगा, क्योंकि बेंगलुरु तो पूरा देश का राजधानी भी है, आईटी सिटी है एंड राज्य का राजधानी भी है, इसलिए पूरा स्टेट में इसका असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री के प्रचार से ना रोड शो पूरा प्रचार जो है बदल गया है, एक नया मोड़ आ गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कर्नाटक को बहुत प्यार करते हैं एंड कर्नाटक मोदी जी को प्यार करते हैं। वो पूरा सभा में दिखाए हैं एंड बेंगलुरु का उत्तर का रोड शो में भी इसको दिखाया। और वहीं चुनावी सफर में हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा आज पहुंचे हैं उडुपी। पिछले कुछ सालों से उडुपी में हुए बदलाव पर लोगों से बात की और उनकी राय जानी। मैंगलोर के बिल्कुल निकट ये उडुपी जिला है और यहाँ पर जनता किन मुद्दों की बात कर रही है, उडुपी में आए बदलावों को लेकर जनता का क्या कहना है, हम चुनावी सफर में इसे जानने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है क्या मुद्दा है उडुपी में? उडुपी का कुछ विकास हुआ है?
उडुपी में सबसे बड़ा है ट्रैफिक का मुद्दा, और ये शराब पीकर जो घूमते हैं बस स्टैंड में, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते लोग। दादाजी हमारे साथ हैं। आपने तो उडुपी बहुत वर्षों से देखा होगा, कितना बदला है उडुपी? जब मैं उडुपी से गया था 1960s में, तब कुछ डेवलपमेंट नहीं था इधर। मैं करीबन 20 साल से अभी वापस आया हूँ उडुपी में, देखता हूँ तो डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड बीजेपी ने बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट इधर किया है, हम लोगों को बहुत सहूलत मिली है। एक्चुअली वोट का कीमत क्या है वो हम जान चुके हैं इधर पिछले 10, 20, 25 साल से। इधर का जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत बढ़िया है। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा कि वो बजरंग दल को बैन करेगा। हम देख रहे हैं कि बीजेपी वाले बहुत कांग्रेस पर निशाना। एक वरिष्ठ नागरिक के तौर पर आपको क्या लगता है? इधर आपको हर 2 किलोमीटर में मंदिर मिलेगा। इधर मंदिर मस्जिद का मुद्दा बहुत बढ़िया है। मंदिर के या भगवान के या बजरंगबली के नाम अगर किसी ने लिया और बैन करने के लिए बोला, इसका एडवर्स इफेक्ट होगा। आपको लगता है कि उडुपी में जो मुद्दा है वो ये है कि एजुकेशन और बेहतर हो, या कौन से मुद्दे उडुपी में है युवाओं के लिए? इधर एजुकेशन भी अच्छा है और जॉब भी इधर अच्छा मिलता है। इधर का लोगों को लोग भी अच्छा है। सिर्फ इधर उधर की बातें हो रही, हेल्थ की, क्या आपको लग रहा है उडुपी में? नहीं, एक बड़ा बदलाव ये देख रहा हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर का जनौषधि है ना, वो बहुत बेनिफिट आ गया, स्पेशली इनकम टैक्स पीपल। फॉर एग्जाम्पल, आई पे इनकम टैक्स ऑफ ओवर 25,000, but I save from Janaushadhi more than 30,000. 3,500 I used to pay. That is one badlav. That is, I am getting back entire my tax money. That is one thing. आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जो विधायक चुना जाए, जो सरकार आए, वो अब आगे क्या करे, क्या उसे करना चाहिए? और हेल्थ एंड एजुकेशन के बारे में प्रायोरिटी करना पड़ेगा, अदरवाइज सोसाइटी में बहुत मुश्किल होगा। एजुकेशन, स्कूल का फीस वगैरह और हेल्थ के रिलेटेड मेडिकल ट्रीटमेंट है तो बहुत एक्सपेंसिव है। चुनावी सफर में हमने उडुपी में जानने की कोशिश की कि जनता यहाँ किन मुद्दों को लेकर बात कर रही है, आखिर यहाँ आए हुए बदलावों को लेकर उनकी क्या राय है। तो इस तरह से कर्नाटक के अलग अलग शहरों में, अलग अलग विधानसभाओं में हम जनता की राय जानते रहेंगे चुनावी सफर में कि आखिर राजनीतिक दलों से इतर जनता के अपने मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को लेकर वो मुखर तौर पर सामने आ रही है। कैमरामैन CK अशोक के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, उडुपी। और कर्नाटक हिजाब विवाद के दौरान सबसे मुखर आवाज माने गए यशपाल सुवर्ण अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। पार्टी ने उन्हें उडुपी सीट से ही मैदान में उतारा है। खास बात है कि विवाद के दौरान वो PU गर्ल्स कॉलेज की विकास समिति के उपाध्यक्ष थे। वो पहली बार चुनावी मैदान में दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से यशपाल सुवर्ण से ये खास बातचीत। हम मौजूद हैं उडुपी जिले में, और उडुपी में बीजेपी ने यशपाल सुवर्ण को मैदान में उतारा है, जो कि बीजेपी के OBC मोर्चा के पदाधिकारी भी हैं, और हिजाब विवाद जो हुआ था उसकी शुरुआत इसी उडुपी से हुई थी, उससे भी जुड़े हुए हैं। उस वक्त बहुत चर्चा में इनका नाम आया था। युवा लोगों को बहुत टिकट दिया है बीजेपी ने, क्या कहना है? पार्टी विद अ डिफरेंस, एक कैडर बेस्ड पार्टी where कार्यकर्तास are given more importance than the leader. तो ये जो उडुपी में इस वक्त आप हैं, दिसंबर 2020 में हमने देखा था कि यही उडुपी है जहां पर हिजाब का विवाद हुआ था और आप केंद्र में थे। तो हिजाब का विवाद नहीं हुआ, वो एंटी सोशल एलिमेंट एक्टिविटी एसोसिएशन PFI-CFI ने उन्होंने विवाद सृष्टि किया। आप बहुत चर्चा में आए थे और कह रहे थे कि आपको धमकियां भी बहुत मिली थी तब। चर्चा में नहीं, मैं वो कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट था। वो मेरा जवाबदार है वो कॉलेज का देखभाल करने का, टू टेक केयर ऑफ द स्टूडेंट्स, टू केयर ऑफ द कॉलेज। कई मेडिकल कॉलेज हैं बेंगलोर में, उडुपी में हम देख रहे हैं इंस्टीट्यूशन है। तो चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके लिए? आप किन मुद्दों पर जनता के बीच जा रहे हैं? राष्ट्रीय चिंतन, देश की विकास अभिवृद्धि और हिंदू समाज की रक्षा, ये 3 विचार लेकर हम आगे जाएगा।
कांग्रेस ने तो घोषणा पत्र में कहा कि बजरंग दल पे बैन करेंगे, क्या कह रहे हैं? कांग्रेस को इधर बेस भी नहीं है, उसका बात को कोई सुनता ही नहीं है, वो देखता भी नहीं, वो कौन क्या क्या लिखा है उसका मैनिफेस्टो में। कांग्रेस को आज हमारा डिस्ट्रिक्ट का 5 सीट भी, एक भी सीट वो जीता नहीं है। पीएफआई से तुलना जिस तरह से बजरंग दल से की है, वो बजरंग दल की तुलना पीएफआई से जब कांग्रेस ने की तो क्या कार्यकर्ता देशभक्त और राम भक्त है, पीएफआई देश विरोधी का संगठन है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस को ये तुलना नहीं करनी चाहिए? कांग्रेस भी देश विरोधी को सपोर्ट करते हैं, उसका साथ में वो बैकिंग करते हैं, पीछे पीएफआई के पीछे कांग्रेस ही है। आप मुकाबला किससे मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से या जेडीएस से? कांग्रेस और जेडीएस एक कॉइन का दो फेस है। और बजरंग दल को ये देश सेवा के लिए राष्ट्रभक्त संगठन बता रहे हैं और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि एंटी नेशनल जो ताकतें हैं कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी नजर आती है। कैमरामैन CK अशोक के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, उडुपी। कारवार विधानसभा सीट कर्नाटक की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार कारवार विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। कांग्रेस ने यहां से सतीश कृष्णा सेल को मैदान में उतारा है, जबकि जेडीएस से यहां चैत्रा कोटारकर चुनावी समर में है। देखते हैं कारवार विधानसभा से हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। कारवार विधानसभा सीट कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आती है। ग्रीन टूरिज्म और बीच के लिहाज से पर्यटकों के लिए लोक लुभावन इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर रूपाली संतोष नायक पर भरोसा जताया है। साल 2018 में कारवार सीट से रूपाली नायक को पहली बार विधानसभा पहुंचने का मौका मिला था। बीते 5 सालों में रूपाली की छवि ऐसी महिला नेत्री के रूप में उभरी है जिन्होंने अपने क्षेत्र में सड़क, टूरिस्ट स्थल से लेकर हवाई अड्डे के विकास में गति दी है। साथ ही नौसेना बेस बनने से विस्थापित हुए आम आदमी के दर्द को झेला है और उन्हें मुआवजा दिलाने में कठिन परिश्रम किया है। कांग्रेस जब थी कुछ काम नहीं हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने इतना काम किया। स्टेट हमारा प्रेसिडेंट, हमारा सीएम, लास्ट सीएम येडियुरप्पा जी एंड अभी का सीएम हमारा बोम्मई सर, बहुत से हमको पैसा दे के 2 बरस में इम्प्रूवमेंट हो गया है हमारा एरिया। सब कारवार को इतना ही नहीं, उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत इम्प्रूवमेंट के लिए, पानी के लिए, वो नमक का पानी का रुकवाने के लिए, क्योंकि वो खेती में आ जाती है, उसके बाद वेल को आ जाती है, वो पीने का पानी नहीं रहता था। अभी वो एक बड़ा योजना दे दिया गया हमको। कांग्रेस ने यहां से सतीश कृष्णा सेल को मैदान में उतारा है। सतीश इस सीट से साल 2013 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते थे, लेकिन 2018 के चुनाव में सतीश तीसरे पायदान पर रहे, दूसरे पायदान पर जेडीएस उम्मीदवार रहे थे। ये बार सिद्धरामैया जी और अपना DK शिव कुमार साहब ने ये पैकेज सेपरेट देता हूं मैं बॉर्डर एरिया के लिए और कुछ इंडस्ट्री लाने के लिए हम लोग हेल्प करेंगे, बिकॉज हमारा इधर ऑल वेदर रिपोर्ट भी है। जनता दल, सेकुलर और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी यहां से चुनावी मैदान में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। तकरीबन 2,20,000 मतदाता वाली इस विधानसभा में मछुआरे समेत कई जातियां चुनावी खेल को बिगाड़ने की ताकत रखती हैं। आम आवाम भी इस बार के विकास एजेंडे में अच्छे अस्पताल और रोजगार देने वाले उम्मीदवारों को जिताने का मन बनाए हुए हैं। इधर अच्छा मेडिकल कॉलेज होना, बड़ा कॉलेज है, अच्छा इधर ही सर्जिकल होना, हार्ट का ऑपरेशन हो, जो कुछ बड़ा ये सिकनेस होता है ना, तो इधर होना चाहिए। हमको उधर दौड़ना पड़ता है, तो इसलिए नज़दीक हो जाए तो सब अच्छा हो जाएगा। अभी सभी लोग तो वोट मांग रहे हैं, अभी वोट उनका तो मांगने का टाइम है, अभी हम लोग देने का टाइम है हमारा, अभी सोच समझ के देने का वोट। वही ऐसा MLA चाहिए जो कुछ काम करने का है, कुछ काम करने का नहीं तो कुछ भी नहीं है ना। हमारा कारवार का लोग बहुत समझदार आदमी है, लोग है, मतलब लोग सोचते हैं किसको लाने का है, आगे किसको वोट देने का है, किसको वोट दिया तो कौन काम करेगा। ऐसा कारवार विधानसभा की सीट गोवा के बॉर्डर से लगती है। खूबसूरत वादियां, हरे भरे पेड़ और समुद्र की लहरें पर्यटकों को खूब लुभाती हैं। हालांकि विधानसभा में चुनावी तापमान चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार अपने पक्ष में जनता को रिझाने में जुटे हुए हैं। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की रूपाली नायक को दोबारा जनता का आशीर्वाद मिलता है या कांग्रेस जेडीएस को जीत का सेहरा मिलता है। टूरिस्टों के लिए मुफीद कारवार जिले में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के अलावा
जेडीएस और आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। हालांकि विश्लेषकों का ये कहना है कि यहाँ इस बार का मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। अब ये देखना होगा कि 10 मई को होने वाले चुनाव में जनता किस उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधि चुनती है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, कारवार। और वहीं कर्नाटक के चुनावी सफर में मैंगलोर में हमने काजू प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े लोगों से बात की। इस उद्योग से बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार मिलता है। चुनावी चर्चा के बीच बीते वर्षों में कितना बदला है मैंगलुरु में काजू प्रोसेसिंग का उद्योग, उनकी क्या है मांग, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा ने। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हमारा भी सफर जारी है और हम अलग अलग इलाके में जा रहे हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां की क्या खासियत है। हम पहुंचे हैं मैंगलोर में और मैंगलोर में काजू उद्योग किस तरह से आगे बढ़ रहा है इस पर बातचीत करेंगे। कैसे ये महिलाओं को सपोर्ट कर रहा है इस पर भी हमारी चर्चा होगी। किस तरह से आप देख रहे हैं काजू उद्योग बीते वर्षों में कितना बढ़ा है, क्या चुनौतियां आई हैं? यहाँ बीडी, कैश्यू और टाइल इंडस्ट्री जो है ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, यानी ज्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो सिर्फ ये तीनों से ही हुआ है। और काजू इसमें खास करके बात यह है कि 95% ऑफ द एम्प्लॉयज आर विमेन। ये विमेन एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली वीकर सेक्शंस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है इस रीजन में। पहले सिर्फ 5 से 10 इंडस्ट्रीज थे यहाँ कर्नाटक में, मगर पिछले 40 साल में 500 से अधिक काजू का फैक्ट्रीज इधर लगे हुए हैं क्लस्टर का रूप में, जो 3 से 4 क्लस्टर्स है इस कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में। कितना एम्प्लॉयमेंट होगा और बीते 3-4 वर्षों में कितना बढ़ा है टोटल एम्प्लॉयमेंट देखें काजू इंडस्ट्री में मैंगलोर में, कर्नाटक? करीबन 6 से 7 लाख women are employed in this industry directly, and indirectly in the plantation another 1.5 to 2 lakh women are also employed. तो ये बहुत ही this is a growing industry in this region because of its viability. बहुत सारी और लड़कियां होंगी जो अलग अलग काम कर रही होंगी अलग प्रोसेसिंग यूनिट में, तो लोकल लेवल पे रोजगार मिलता है, अच्छा लगता होगा। दूर होने से तो हम लोग फैमिली मिलने के लिए तो ज्यादा टाइम लगता है, अभी तो यहाँ पे ही वो अच्छा है सर। कितना माहौल बदला है बीते 3-4 वर्षों में? कुछ सपोर्ट मिला आपको? लगता है कि यहाँ कुछ ज्यादा प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग हो रही है और काफी बिजनेस बढ़ रहा है या फिर कोई दिक्कत आई? बिजनेस बढ़ रहा है सर। यहाँ आने के बाद मुझे पहला एक्सपीरियंस है, मेरे MSc होने के बाद यही मैं ज्वाइन हुई हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस है। मंगलोर में काजू बिजनेस 40 फैक्ट्री से शुरू होकर अभी 400 फैक्ट्री तक पहुंचा है। जो चुनौतियां आई है इधर कि ये जो है लेबर ओरिएंटेड प्रोसेस है और ज़्यादातर महिलाएं इसमें होती है। हर फैक्ट्री में कम से कम 90% महिलाएं जो रूरल एरिया से आते हैं उनका एम्प्लॉयमेंट होता है। तो एम्प्लॉयमेंट और लेबर ओरिएंटेड होने की वजह से तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी उतना ही बढ़ जाता है। सुविधा मिली है, समर्थन मिला है इस इंडस्ट्री को सरकार की तरफ से? थोड़ा और रिकॉग्नाइज हुआ तो अच्छा होगा, क्योंकि जो इसको एक इंडस्ट्री की तरह ना देख के एक सोशल प्रोसेस की तरह अगर देखा जाए कि जो रूरल एरिया में जो वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, उधर जो स्कूल्स के डेवलपमेंट हुए, जो एरिया के डेवलपमेंट हुए हैं, वो अगर देखा जाए तो इट इज़ अ वेरी सोशली एम्पावरिंग प्रोसेस जो काजू इंडस्ट्री है। गोवा और महाराष्ट्र में जो काजू मिलता है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन काजू है, सबसे मीठा होता है और उसकी प्रोसेसिंग अब ज्यादातर मैंगलोर में हो रही है और यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट में काफी इजाफा भी हुआ है। कई चुनौतियां भी हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि काजू प्रोसेसिंग का जो व्यापार है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कितना बदलाव देखते हैं इस व्यापार में, कितना बदलाव देखते हैं काजू प्रोसेसिंग? बदलाव मतलब अभी बहुत एडवांस्ड हुआ है कि वो पैकेजिंग में और ये क्वालिटी में सब बढ़ती हुआ है। कर्नाटक में जो घोषणा पत्र जारी किया है सभी दलों ने, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या जेडीएस हो, किसानों के लिए अलग से वो दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं काजू उद्योग की मैंगलोर में किस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, भविष्य में क्या संभावनाएं हैं और कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर रोजगार पाती हैं इस उद्योग में।
और उधर शरद पवार एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। शुक्रवार को शरद पवार ने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस ले लिया। आज सुबह से ही इस खबर पर नजर बनी हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने घोषणा की और कहा कि मैं आपकी भावनाओं का अपमान नहीं कर सकता, मैं भावुक हो गया हूं और अपना फैसला वापस ले रहा हूं। महाराष्ट्र की सियासी फिजा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भीतर उठा तूफान शांत हो गया है। हालांकि इस पूरे प्रकरण के भीतर की हकीकत से अब भी पर्दा उठना बाकी है, लेकिन जिस राजनीतिक दांव को शरद पवार ने 3 दिन पहले चला था, उसकी मार ने एनसीपी के भीतर उठे नेतृत्व के संकट को अब लंबे अरसे के लिए टाल दिया है। शरद पवार ने शुक्रवार को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस ले लिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैं आपकी भावनाओं का अपमान नहीं कर सकता, मैं भावुक हो गया हूं और अपना फैसला वापस ले रहा हूं। पवार ने अपने इस्तीफे को लेकर पार्टी के भीतर चर्चा न करने पर सफाई दी कि उन्हें पूरा अंदेशा था कि अगर वे पार्टी में चर्चा करते तो ये लोग मुझे ऐसा करने नहीं देते। मैंने सोचा था, कई दिनों से सोच रहा था, मगर मैं ये डिस्कस करूंगा कहीं तो कॉन्फ्रेंस में लूंगा तो बिल्कुल मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी। इसका पूरा भरोसा मुझे था, इसीलिए मैंने बात नहीं की। ये बात सच है। यही नहीं, शरद पवार ने इस्तीफा वापस लेने के लिए एक और दलील रखी। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने के बाद वे सोचने लगे थे कि महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों और क्षेत्रों के पार्टी कार्यकर्ताओं का सामना वे कैसे करेंगे। और जिससे डिस्ट्रिक्ट से कार्यकर्ता ने जो कांटेक्ट किया और जो बताया, वो देखने के बाद मुझे लगा कि ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद मैं यहाँ से पूना जा रहा हूँ, पूना से सोलापुर जा रहा हूँ, सोलापुर से सांगोला जा रहा हूँ, सांगोला से पंढरपुर जा रहा हूँ, पंढरपुर से निफानी जा रहा हूँ और फिर वापस आ रहा हूँ। इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं की चयन समिति ने शुक्रवार को एक मत से शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद से दिए गए इस्तीफे को नामंजूर कर दिया। समिति ने शरद पवार को एनसीपी अध्यक्ष पद पर बने रहने का एक प्रस्ताव भी एक मत होकर पारित किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के नेता माननीय शरद पवार साहब, इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इस्तीफा देने का अपना विचार व्यक्त किया था। आदरणीय शरद पवार साहब का राजीनामा हम एक मत से सर्वानुमत नामंजूर करते हैं और उनको सामूहिक तौर से ये हम विनती करते हैं कि उन्होंने अपने इस पद पर कायम रहना चाहिए और ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाते रहना चाहिए। ऐसे में अब सियासी मैदान में सवाल उठ रहे हैं कि जब शरद पवार को इस्तीफा वापस लेना ही था तो उन्होंने इस्तीफा दिया ही क्यों? क्या वे अपने भतीजे अजीत पवार की संभावित बगावत और पार्टी के भीतर अजीत के बढ़ते कद से घबरा गए थे, या फिर शरद ने अपनी बेटी सुप्रिया सूले के हाथों में पार्टी नेतृत्व को सुरक्षित करने के लिए ये सारा नाटक रचा? बात जो भी हो, फिलहाल शरद पवार के अध्यक्ष पद वापस लेने की घोषणा के बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जश्न शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह और केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर मणिपुर के हालातों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा कर हालात का जायजा लिया। गृह मंत्री मणिपुर के हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मणिपुर में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों की 10 और अतिरिक्त कंपनियां वहां भेजी गई हैं। इसके साथ ही दंगा नियंत्रण वाहन भी मणिपुर में भेजे गए हैं। मणिपुर के हालातों पर गृह मंत्रालय लगातार वहां की राज्य सरकार के संपर्क में है। राज्य में शांति के लिए राज्य सरकार को जो भी सहायता की जरूरत होगी, केंद्र सरकार के द्वारा वो उपलब्ध करवाई जाएगी। जम्मू संभाग के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सेना और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष सूचना पर तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान जैसे ही संयुक्त टीमें संदिग्ध स्थान पर पहुंची तो वहां छिपे आतंकियों ने जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी मुठभेड़ में अब तक 5 जवान शहीद हो चुके हैं।
सेना ने कहा है कि राजौरी सेक्टर में चल रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र में सुबह गंभीर रूप से घायल 3 जवानों ने दुर्भाग्य से दम तोड़ दिया। इससे पहले सुबह 2 जवान शहीद हो गए थे। सेना की उत्तरी कमान की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि उसके जवान पिछले महीने जम्मू क्षेत्र के भाटा धुरिया के तोता गली इलाके में सेना के ट्रक पर घात लगाकर हमला करने वाले आतंकवादियों के लिए समूह के खात्मे के लिए लगातार खुफिया सूचना आधारित अभियान चला रहे हैं। बयान में कहा गया है कि राजौरी सेक्टर में कांटी वन में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट सूचना के आधार पर 3 मई को संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। और पंजाब के जालंधर में उपचुनाव की कमान संभाल रहे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश की भगवंत मान सरकार को आड़े हाथों लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार के मंत्री के विवादित वीडियो के वायरल होने पर दुख जताया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह सरकार मौलिक और नैतिक रूप से डूब गई है। राज्य की सरकार का पहले हेल्थ मिनिस्टर करप्शन में गया, भ्रष्टाचार में गया, फिर उनका फूड एंड सिविल सप्लाईज मंत्री वो भ्रष्टाचार में चले गए। अब तीसरे जो वीडियो आज शर्म आती है देखते हुए, जो लोग चर्चा करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने अभी तक उनका इस्तीफा नहीं लिया। इससे पता चलता है आम आदमी पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। भ्रष्टाचार में डूबी है, नैतिक भी और पैसों के भी। यात्री सुविधाओं के मामले में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश में अव्वल आया है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की निदेशक आर्यमा सान्याल ने डीडी न्यूज से बात करते हुए बताया कि हम यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए प्रयासरत हैं। देश के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की सूची में पहला स्थान मिला है, ये गौरवान्वित करने वाला है। वाराणसी निरंतर विकास कर रहा है, काफी काम हुआ है विकास का, और जो सबसे बड़ा काम हुआ है वह काशी विश्वनाथ धाम का हुआ, जिसके कारण लगातार तीर्थयात्रियों की, पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और जो माध्यम है उनमें एक माध्यम एयरपोर्ट भी है, जहां तीर्थयात्री पूरे देश से ही नहीं विदेश से पर्यटक आ रहे हैं। और ऐसे में जो प्रधानमंत्री की सोच है स्वच्छता के लिए, सुविधा के लिए, उस पर यह एयरपोर्ट ऐसा काम किया है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कि इसको लगातार प्रथम स्थान मिल रहा है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए आर्यमा सान्याल जी हैं, जो निदेशक हैं यहाँ एयरपोर्ट की। मैडम, ये क्या प्रक्रिया है और कैसे आप लोगों को मिला है ये प्रथम स्थान? जैसे कि आप देख सकते हैं, पिछले वर्ष भी हमको भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सभी एयरपोर्ट के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से प्रथम स्थान मिला था। और मुझे बड़े हर्ष से कहना चाहूंगी कि अभी 2023 में भी जनवरी, फरवरी, मार्च का जो तिमाही है उसमें भी हम प्रथम आए हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से ग्राहक संतुष्टि में 33 चीजों को देखा जाता है, बिंदुओं को, और उन बिंदुओं में सारे ग्राहक सुविधा अर्थात यात्री सुविधा, स्वच्छता, फिर आपके खान पान, व्यवहार सब दर्ज है। और ये गर्व की बात है। और सभी पूरी टीम की एयरपोर्ट में एयरलाइन, CISA, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सभी द्वारा जो सेवा दिया गया, उस सेवा में यात्री संतुष्ट है। उस संतुष्टि की प्रमाण स्वरूप हमको इस तिमाही में भी नंबर 1 मिला है, जो पिछले पूरी वर्ष में नंबर 1 मिला है, जो आप देख सकते हैं हमको ये ट्रॉफी मिला था। तो मैं यात्रियों को बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं अपने भाषणों में, जो बाहर से आए लोग हैं उनसे भी, कि आप काशी आइए, हमारे काशीवासी आपका स्वागत करेंगे। इनका ऐसा व्यवहार है कि आपको अतिथि देवो भव का भाव पता चलेगा, और ऐसा ही कुछ एयरपोर्ट को देखने को मिल रहा है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी एयरपोर्ट, वाराणसी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोविड-19 को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में समाप्त करने का ऐलान किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल समाप्त हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, बड़ी आशा के साथ मैं कोविड-19 को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में समाप्त करने की घोषणा करता हूं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के रूप में कोविड-19 खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में लाखों लोग कोरोना वायरस के प्रभावों के साथ जी रहे हैं।
भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कमाल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने पहले ही प्रयास में 88.67 मीटर दूर भाला फेंककर खिताब अपने नाम किया। नीरज ने विश्व चैंपियनशिप में पीटर से मिली हार का बदला चुकता कर लिया। पीटर्स इस प्रतियोगिता में तीसरे नंबर पर रहे। चेक गणराज्य के जैकब वर्लेज ने दूसरा स्थान पाया। और ताशकंद में चल रहे पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। 57 किलो भार वर्ग में मोहम्मद हुसामुद्दीन ने जीत के सिलसिले को जारी रखा है। भारतीय मुक्केबाज ने अंतिम 32 के मुकाबले में चीन के लू पिंग को आसानी से 5-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।